वीं सदी के उन लंबे समुद्री सफर की, या फिर 20वीं सदी की शुरुआत का समय ले लीजिए। लोगों के पास खाने की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, एक भरपेट खाना खा रहे हैं। हाँ, मतलब रोटी है, मांस है, सब कुछ है उनके पास। पेट पूरी तरह भरा हुआ है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही खौफनाक और रहस्यमयी चीज हो रही है। बिना किसी बाहरी चोट या संक्रमण के। सही कहा। लोगों के दांत मसूड़ों से टूट कर गिर रहे हैं। पुरानी चोटें और घाव अचानक फिर से खुल रहे हैं। कुछ लोगों को सूरज ढलते ही दिखना बंद हो जा रहा है। और कुछ की हड्डियां इतनी कमजोर हो रही हैं कि वे अपनी ही शरीर का वजन नहीं उठा पा रहे। तो इंसान भूख से नहीं मर रहा है, लेकिन उसका शरीर अंदर से किसी पुरानी इमारत की तरह ढह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए, चिकित्सा विज्ञान के इतिहास का ये शायद सबसे बड़ा रहस्य था। उस समय तक वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की आम धारणा यही थी कि भोजन का एकमात्र काम शरीर को ईंधन देना है। सिर्फ फ्यूल देना? एग्जैक्टली। उन्हें लगता था कि अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मौजूद है तो शरीर नाम का ये इंजन चलता रहेगा। अच्छा। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उस भोजन के अंदर कुछ ऐसी अदृश्य चीजें भी छिपी हो सकती हैं जो ऊर्जा तो नहीं देती, लेकिन अगर वे न हो तो जीवन का पूरा ढांचा ही बिखर सकता है। ओहो, मतलब ये बीमारियां किसी कीटाणु या वायरस से नहीं फैल रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी कमी का नतीजा थी। और यहीं से इंसान के खाने को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया, है ना? आज की इस गहन चर्चा में हम उसी अदृश्य ढांचे को समझने वाले हैं जो हमें जिंदा रखता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं उन 13 जीवनदायी तत्वों की जिन्हें खोजने में विज्ञान को दशकों लग गए। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सीधे साल 1912 में चलते हैं। हाँ, कैसिमर फंक का समय। राइट। कैसिमर फंक नाम के एक पोलिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले ये साबित किया कि भोजन में कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं जो इन भयानक बीमारियों को रोक सकते हैं। इन्होंने ही पहली बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, विटामिन। जी। और कैसिमर फंक ने जिस विटामिन शब्द को गढ़ा ना, उसकी बनावट में ही एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। अच्छा, वो कैसे? ये बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वीटा, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है जीवन। वीटा यानी जीवन? हाँ। और दूसरा शब्द है अमीन, जो रसायन विज्ञान में एक खास तरह के मॉलिक्यूल या रासायनिक समूहों को कहते हैं। तो फंक के हिसाब से ये जीवन रक्षक अमीन थे। हाँ, तो इसलिए विटामिन। बिल्कुल। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि बाद में विज्ञान ने ये खोजा कि हर विटामिन में अमीन समूह नहीं होता है। अरे वाह। हाँ, लेकिन तब तक ये नाम इतना मशहूर हो चुका था कि इसे कभी बदला नहीं गया। अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक आसान से उदाहरण से समझना हो तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार तुलना आ रही है। बताइए। मान लीजिए एक बहुत ही महंगी और शानदार कार है। उसका फ्यूल टैंक पेट्रोल से बिल्कुल फुल है। मतलब शरीर के पास कार्बोहाइड्रेट और फैट के रूप में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उस कार के इंजन में स्पार्क प्लग ही ना हो तो क्या इंजन कभी स्टार्ट होगा? कभी नहीं। बिल्कुल। विटामिन्स हमारे शरीर के वही स्पार्क प्लग हैं। ये स्पार्क प्लग वाला उदाहरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि विटामिन्स शरीर को सीधे तौर पर कोई कैलोरी या ऊर्जा नहीं देते। राइट। वे उत्प्रेरक है, यानी कैटलिस्ट। हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड लाखों रासायनिक प्रतिक्रियाएं, मेरा मतलब है केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। हाँ, खाना पचना, खून बनना। बिल्कुल, मांसपेशियों का सिकुड़ना, इन सभी कामों को शुरू करने और सही से पूरा करने के लिए उन स्पार्क प्लग्स की जरूरत होती है। क्या बात है। अगर हम इस पूरे शरीर को एक बड़े किले की तरह देखें तो इस किले की अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग विटामिन्स के पास हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सुरक्षा घेरे की जो हमें बाहरी हमलों से बचाता है और हमारे ढांचे को सुरक्षित रखता है। जी, विज्ञान के अनुसार विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई इसी रक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है। तो इस रक्षा प्रणाली के पहले सिपाही से शुरू करते हैं। विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। बचपन में अक्सर घरों में कहा जाता है ना कि गाजर खाओ, आंखों की रोशनी तेज होगी। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। ये बात तो हम सबने सुनी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। आखिर गाजर खाने से आंखें ठीक कैसे हो जाती हैं? मैं समझाती हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। हमारी आंखों के पर्दे यानी रेटिना में एक खास तरह का पिगमेंट होता है जिसे हम रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन? हाँ, जब हम कम रोशनी या अंधेरे में होते हैं ना, तो यही पिगमेंट हमें देखने में मदद करता है। अब मजे की बात यह है कि शरीर इस रोडोप्सिन पिगमेंट को बनाने के लिए सीधे तौर पर विटामिन ए का इस्तेमाल करता है। अच्छा।
तो मतलब अगर शरीर में विटामिन ए नहीं होगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, बिल्कुल, और जब रोडोप्सिन नहीं होगा तो कम रोशनी में दिखना बंद हो जाएगा। एकदम सही। यही वजह है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होती है। दिन के उजाले में तो इंसान बिल्कुल साफ देख लेता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है आंखों का सिस्टम काम करना बंद कर देता है। हाँ, इसके अलावा विटामिन ए हमारी त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से आंखों का पानी सूखने लगता है और त्वचा बिल्कुल खुरदरी और सूखी हो जाती है। तो इसीलिए गाजर, पालक, शकरकंद, दूध और अंडे जैसी चीजें हमारे आहार में होना बेहद जरूरी है, ताकि ये रेटिनॉल लगातार मिलता रहे। बिल्कुल सही बात है। ये तो हो गई आंखों की बात। अब उस खौफनाक बीमारी पर आते हैं जिसका हमने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था, जहाजों पर नाविकों के दांत गिरना और पुरानी चोटों का हरा हो जाना। हाँ, स्कर्वी। जी, ये बीमारी स्कर्वी थी और इसका इलाज छुपा था खट्टे फलों में मिलने वाले विटामिन सी में, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। देखिए, स्कर्वी का इतिहास वाकई बहुत डरावना रहा है। विटामिन सी के काम करने का तरीका बहुत ही बुनियादी है। हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसे कोलेजन कहा जाता है। कोलेजन, आजकल स्किन केयर में इसका बहुत नाम सुना है। हाँ, वही कोलेजन। इसको आप शरीर की ईंटों को जोड़े रखने वाला सीमेंट या गोंद मान सकते हैं। अच्छा। ये हमारी त्वचा, खून की नसें, मांसपेशियों और दांतों के मसूड़ों को आपस में कसकर बांधे रखता है। तो इसका मतलब है कि विटामिन सी उस सीमेंट को बनाने का काम करता है। बिल्कुल। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो क्या वो शरीर का गोंद पिघलने लगेगा? एकदम सही पकड़ा आपने। विटामिन सी के बिना शरीर कोलेजन नहीं बना सकता, और जब कोलेजन नहीं बनता तो शरीर के अंदर का वो गोंद कमजोर पड़ने लगता है। बाप रे। यही कारण है कि स्कर्वी होने पर मसूड़े दांतों को छोड़ देते हैं और खून बहने लगता है। पुरानी चोटें जो सालों पहले भर चुकी थीं, उनका गोंद भी कमजोर हो जाता है और वे घाव फिर से खुल जाते हैं। ये तो सच में डरावना है। मतलब शरीर के अंदरूनी हिस्सों में खून रीसने लगता है। तो एक तरह से विटामिन सी असल में शरीर का रिपेयर क्रू है। रिपेयर क्रू, हाँ, बहुत अच्छा शब्द है। जैसे ही कहीं कट लगता है, ये टीम कोलाजन लेके भागती है और उस जगह की मरम्मत करती है। इसके लिए आंवला, संतरा, नींबू और अमरूद बेहतरीन स्रोत हैं। ये रिपेयर क्रू वाली बात मुझे बहुत शानदार लगी। अच्छा, अगर विटामिन सी रिपेयर क्रू है तो विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल कहते हैं, उसे हम शरीर का सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं क्या? मैंने पढ़ा है कि ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन आम इंसान की भाषा में इस एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है? ये शरीर में कर क्या रहा है? इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, जब हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है या जब हम प्रदूषण और तनाव का सामना करते हैं, तो शरीर के अंदर कुछ अस्थिर और खतरनाक मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं। खतरनाक मॉलिक्यूल्स? हाँ, इन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल्स बिल्कुल उन आवारा और अनियंत्रित चिंगारियों की तरह होते हैं जो हमारी स्वस्थ कोशिकाओं से टकराते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। जी, अगर इन्हें रोका न जाए तो ये कोशिकाओं को अंदर से सड़ा सकते हैं। तो विटामिन ई उन चिंगारियों को बुझाने का काम करता है। बिल्कुल। विटामिन ई एक ढाल की तरह हमारी कोशिकाओं के चारों तरफ खड़ा हो जाता है। जब फ्री रेडिकल्स हमला करते हैं तो विटामिन ई उन झटकों को खुद पर ले लेता है और कोशिकाओं को नष्ट होने से बचा लेता है। अरे वाह! यही एंटीऑक्सीडेंट का असली काम है। अगर शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो कोशिकाएं डैमेज होने लगेंगी, जिससे मांसपेशियों में भयंकर कमजोरी आ जाती है। मस्कुलर वीकनेस। हाँ, और इम्यूनिटी का पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली और वनस्पति तेल इसके बहुत मजबूत स्रोत हैं। अब तक हमने बाहरी सुरक्षा, आंखों और शरीर की गूंद की बात की, लेकिन अब उस सिस्टम के अंदर चलते हैं जो इस पूरी मशीन को ऊर्जा देता है और दिमाग के तारों यानी नर्वस सिस्टम को चालू रखता है। आप बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ बात आती है बी कॉम्प्लेक्स परिवार की। ये मुझे किसी बहुत बड़ी और जटिल कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट की तरह लगता है। आईटी डिपार्टमेंट? हाँ, जहाँ 8 अलग-अलग कर्मचारी हैं और सबका अपना अपना एक फिक्स काम है। ये आईटी डिपार्टमेंट वाली तुलना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बी विटामिन का मुख्य काम मेटाबॉलिज्म को चलाना और न्यूरोलॉजिकल तारों को सही रखना ही है। तो इस डिपार्टमेंट का पहला कर्मचारी कौन है? पहला है विटामिन B1 यानी थायमिन। ये शरीर का वो पावर केबल ऑपरेटर है जो भोजन से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को निकालकर दिमाग और नसों तक बिजली की तरह पहुंचाता है। अच्छा, और अगर B1 की कमी हो जाए तो बेरी-बेरी नाम की बीमारी होती है। बेरी-बेरी, ये नाम भी बहुत अजीब है। इसमें असल में होता क्या है? बेरी-बेरी एक ऐसा शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है मैं नहीं कर सकता। जब नसों को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है
तो इंसान के हाथ पैरों में लकवा मारने जैसी स्थिति आ जाती है, चलने फिरने में भयंकर दिक्कत होती है और दिल की मांसपेशियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। बाप रे। साबुत अनाज, दालें और मूंगफली इस पावर केबल ऑपरेटर यानी B1 को काम पर लगाए रखते हैं। इसके बाद आता है B2 राइबोफ्लेविन। मुझे लगता है ये आईटी डिपार्टमेंट का वो व्यक्ति है जो सिस्टम को ज्यादा गर्म होने से बचाता है। बिल्कुल, यानी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। अगर किसी के होंठ बार बार फट रहे हों, आंखों में बिना वजह जलन हो रही हो या त्वचा पर पपड़ी जम रही हो, तो ये सीधा संकेत है कि B2 की कमी हो रही है। तो इसके लिए क्या खाना चाहिए? दूध, दही और हरी सब्जियां इसके अच्छे स्रोत हैं। फिर आता है B3, जिसे नायासिन कहते हैं। ये भी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। और B3 की कमी से जो बीमारी होती है, मैंने पढ़ा है वो बहुत ही गंभीर है, पेलाग्रा, है ना? हाँ, पेलाग्रा। पेलाग्रा में 3 लक्षण एक साथ आते हैं: डायरिया यानी दस्त, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा की भयानक सूजन और घाव, और डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब याददाश्त का चला जाना और मानसिक संतुलन बिगड़ना। बिल्कुल, यानी सिर्फ एक विटामिन की कमी से इंसान का दिमाग और पाचन तंत्र पूरी तरह फेल हो सकता है। मूंगफली, मांस और अनाज में ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। एक मिनट, मुझे यहाँ रोककर एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। हमने B1 की बात की, B2 की बात की, B3 की बात की, लेकिन इसके बाद सीधा B5 क्यों आता है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब B6, B7 और फिर सीधा B9 और B12। इस आईटी डिपार्टमेंट में B4, B8, B10 और B11 कहाँ में गायब हो गए? क्या वैज्ञानिकों को गिनती भूलने की आदत थी या फिर इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया? ये एक बहुत ही जायज और मजेदार सवाल है। असल में जब इन तत्वों की खोज हो रही थी, तब वैज्ञानिकों को जो भी नया तत्व मिलता जो विकास के लिए जरूरी लगता, वे उसे B विटामिन मानकर अगला नंबर दे देते थे। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान आधुनिक हुआ, लैब में और बारीकी से रिसर्च हुई, तब पता चला कि इनमें से कुछ तत्व, जैसे जिन्हें B4 या B8 कहा गया था, वे असल में विटामिन की परिभाषा पर खरे नहीं उतरते। विटामिन की परिभाषा मतलब? देखिए, विटामिन की परिभाषा ये है कि ये शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होना चाहिए और दूसरा शरीर इसे खुद नहीं बना सकता। ओहो, मतलब इसे बाहर से खाने के जरिए ही लेना पड़ता है। एग्जैक्टली। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ गायब नंबर वाले तत्व या तो हमारा शरीर खुद बना लेता है या फिर वे जीवन के लिए उस हद तक जरूरी नहीं है। तो जो टेस्ट में फेल हो गए, उनका विटामिन का दर्जा छीन लिया गया। क्या बात है, मतलब विज्ञान का क्वालिटी कंट्रोल बहुत सख्त था। जो पास हुआ वही लिस्ट में रहा। बिल्कुल। इसी छटनी की वजह से B सीरीज के नंबरों के बीच में ये खाली जगह बन गई। तो चलिए इस छटनी के बाद जो बचा उस B5 पर आते हैं। पेंटोथेनिक एसिड, ये क्या करता है? B5 असल में शरीर में हार्मोन बनाने और फैट को तोड़ने का काम करता है। अच्छा। अगर इंसान लगातार बिना कोई भारी काम किए भी थकान महसूस कर रहा है या उसे बेवजह चिड़चिड़ापन और सिरदर्द रहता है, तो हो सकता है B5 कम हो गया हो। तो मशरूम, चिकन और दालें इसके अच्छे स्रोत हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। और इसके बाद जो B6 है, पायरिडॉक्सिन, ये शायद पूरे नर्वस सिस्टम का सबसे अहम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जी, B6 का काम बहुत क्रिटिकल है। ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करता है और सबसे जरूरी बात, ये खून में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ले जाता है। हाँ, अगर B6 नहीं होगा तो शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाएगा, जिससे एनीमिया हो सकता है, नर्व्स ठीक से सिग्नल नहीं भेज पाएंगी। तो केला, आलू और मछली खाकर हम B6 की कमी को रोक सकते हैं। सही कहा। फिर आता है विटामिन B7 यानी बायोटिन। बायोटिन आजकल कॉस्मेटिक दुनिया में ये सबसे बड़ा सुपरस्टार है। बिल्कुल। बालों के झड़ने यानी हेयर फॉल और त्वचा की समस्याओं के लिए बायोटिन का ही नाम लिया जाता है। अंडे की जर्दी, बादाम और मूंगफली में ये भरपूर होता है। लेकिन इसके ठीक बाद जो विटामिन आता है, वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी एक नई जिंदगी बनाने के लिए जरूरी है ना? आप विटामिन B9 की बात कर रहे हैं? जी हाँ, B9, जिसे फोलेट या फोलिक एसिड कहा जाता है। बिल्कुल। अगर हम इसे आईटी डिपार्टमेंट के नजरिए से देखें, तो ये वो प्रोग्रामर है जो बेस कोड या सोर्स कोड लिखता है। सोर्स कोड लिखता है। हाँ, B9 हमारे शरीर में सेल डिवीजन और DNA फॉर्मेशन का काम करता है। यही कारण है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक बच्चे के शरीर का पूरा ढांचा और उसका DNA उसी वक्त बन रहा होता है। बिल्कुल सही। अगर बेस कोड में ही गड़बड़ी हो गई
तो क्या पूरा सिस्टम करप्ट हो सकता है? बिल्कुल सही। फॉलेट की कमी से बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी में गंभीर जन्मजात दोष आ सकते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स। हाँ, वयस्कों में भी इसकी कमी से भयंकर अनीमिया और कमजोरी होती है। पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां और दालें फॉलेट के प्राकृतिक खजाने हैं। और अब इस आईटी डिपार्टमेंट का आखिरी और सबसे सीनियर सदस्य विटामिन B12 यानी कोबालामिन। आजकल लोगों में B12 की कमी बहुत आम सुनने को मिलती है। ये असल में क्या कर रहा है? देखिए, B12 के शरीर में मुख्य रूप से 2 बड़े काम हैं। पहला, लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करना। अच्छा। और दूसरा, हमारे नर्वस सिस्टम की सुरक्षा करना। हमारी नसों के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। B12 उस परत को बनाए रखता है। मतलब जैसे बिजली के तारों के ऊपर चढ़ा हुआ प्लास्टिक का कवर होता है, बिल्कुल वही। अब आप सोचिए, अगर तारों के ऊपर से वो कवर हट जाए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। एग्जैक्टली। जब शरीर में B12 की कमी होती है तो नसों की वो कोटिंग खराब होने लगती है। इसीलिए व्यक्ति को हाथ पैरों में अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है, जैसे सुइयां छुप रही हों। हाँ, इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स का आकार तो बड़ा हो जाता है लेकिन वे ऑक्सीजन ले जाने लायक नहीं रहते। तो इंसान को हर वक्त चक्कर आते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि B12 मुख्य रूप से जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में होता है, इसलिए दूध, दही, पनीर, अंडा और मांस इसके सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ये पूरा B कॉम्प्लेक्स का सिस्टम वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। अब ऊर्जा और नर्वस सिस्टम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने शुरुआत में उन नाविकों और आम लोगों की बात की थी जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही थीं या खून नहीं रुक रहा था। हाँ, यहाँ बात आती है शरीर के बिल्डर्स और इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की, यानी विटामिन D और विटामिन K। अगर मैं विटामिन D, कैल्सीफेरॉल की बात करूं तो बचपन से सुना है कि ये हड्डियों को मजबूत करता है। हाँ, ये तो सब कहते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है ना, विटामिन D खुद हड्डियां नहीं बनाता। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि विटामिन D हड्डी है। अच्छा। असल में हड्डियां बनती हैं कैल्शियम से। कैल्शियम वे ईंटें हैं जिनसे शरीर का ढांचा खड़ा होता है। राइट। लेकिन विटामिन D वो निर्माण मजदूर है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो आंतों से उस कैल्शियम को उठाता है और खून के रास्ते हड्डियों तक पहुंचाता है। मतलब अगर शरीर में विटामिन D नहीं है तो इंसान चाहे दिन भर कैल्शियम की गोलियां खाता रहे या लीटर भर दूध पी ले, वो सारा कैल्शियम शरीर से ऐसी बाहर निकल जाएगा। एकदम सटीक। बिना विटामिन D के कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकता। बाप रे। बच्चों में जब विटामिन D की भारी कमी होती है तो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। उनकी हड्डियां इतनी नर्म हो जाती है कि शरीर का वजन पड़ते ही पैरों का आकार धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। बहुत बुरा है। और वयस्कों में इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जहां हर वक्त हड्डियों और मांसपेशियों में एक गहरा दर्द बना रहता है। और जो बात मुझे विटामिन D के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि प्रकृति ने इसे कितना सुलभ बनाया है। ये इकलौता ऐसा विटामिन है जिसे पाने के लिए हमें कुछ खाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बस बाहर धूप में खड़े हो जाइए। हाँ, जब सूरज की किरणें त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल एक रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए खुद ब खुद विटामिन D में बदलने लगता है। ये बिल्कुल फ्री है। सही कहा। हालांकि मछली, अंडे और फोर्टिफाइड दूध में भी ये होता है, लेकिन धूप का प्राकृतिक मैकेनिज्म सबसे अद्भुत है। प्रकृति ने बहुत सोच समझकर हमारे शरीर को डिजाइन किया है। बिल्कुल। अब बात करते हैं शरीर के उस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की जो विटामिन K यानी फाइलोक्विनोन के पास है। मान लीजिए किसी को गहरी चोट लग जाए और खून बहने लगे। हाँ, तो अगर खून ना रुके तो इंसान की मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है। तो क्या विटामिन K वहां बाढ़ में लगाए जाने वाले रेत के बोरों का काम करता है? एक तरह से हाँ। विटामिन K ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमाने की पूरी प्रक्रिया का मास्टरमाइंड है। अच्छा। जैसे ही कहीं से खून रिसता है, विटामिन K कुछ खास प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है जो एक जाला बुन देते हैं और खून बहना रुक जाता है। कमाल है। अगर इसकी कमी हो तो जरा सी खरोच से भी खतरनाक ब्लीडिंग हो सकती है। पालक, ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से शरीर में ये इमरजेंसी सिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है। इन 13 विटामिन्स और उनके इतने जटिल लेकिन एकदम सटीक कामों के बारे में जानकर सच में दिमाग चकरा जाता है। बिल्कुल। कैसे आंखों के पिगमेंट से लेकर खून का थक्का जमाने और DNA का कोड लिखने तक सब कुछ इन अदृश्य तत्वों पर टिका है। लेकिन आजकल एक नई समस्या आ गई है। सप्लीमेंट्स वाली? हाँ, आज के समय में जब लोगों को इन विटामिन्स के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है तो एक नया चलन शुरू हो गया। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर ये विटामिन्स इतनी ही जादुई हैं
तो क्यों ना हर रोज इनकी गोलियां खानी शुरू कर दी जाए। मेडिकल स्टोर्स पे सप्लीमेंट्स की लाइन लगी है। और ये आज के युग की एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। देखिए, विज्ञान साफ तौर पर कहता है कि अगर कोई इंसान अपने रोजमर्रा के भोजन में संतुलन बनाए रखे, मतलब बैलेंस डाइट ले। हाँ, यानी उसकी थाली में ताजे फल, अलग अलग रंग की हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दूध, दालें और थोड़े मेवे हों, तो शरीर को ये 13 जरूरी विटामिन बिल्कुल प्राकृतिक रूप से और सही मात्रा में मिल जाते हैं। राइट। शरीर को विटामिन चुटकी भर चाहिए होते हैं, मुट्ठी भर में। यहाँ मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर कोई बिना सोचे समझे बहुत सारे सप्लीमेंट्स खा ले, तो क्या शरीर उस अतिरिक्त विटामिन को यूरिन यानी पेशाब के जरिए बाहर नहीं निकाल देता? यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। विटामिन्स मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। अच्छा। वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील, और फैट सॉल्युबल यानी वसा या चर्बी में घुलनशील। बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी पानी में घुलनशील में, तो वे ज्यादा होने पर शरीर से निकल जाते हैं। ठीक है। लेकिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये शरीर के फैट और लिवर में जाके स्टोर हो जाते हैं? बिल्कुल। अगर आप गोलियों के रूप में इन्हें जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो ये शरीर में जमा होने लगते हैं, बिल्कुल उस सामान की तरह जिसे घर में ठूस ठूस कर भर दिया जाए। ओहो। इस स्थिति को हाइपरविटामिनोसिस कहा जाता है। एक समय के बाद ये जमा हुए विटामिन जहर का काम करने लगते हैं। जहर का काम? जी। इससे लिवर डैमेज हो सकता है, हड्डियों में से कैल्शियम निकलकर नसों में जम सकता है और नर्वस सिस्टम को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब ज्यादा हमेशा अच्छा नहीं होता। पहली बात, विटामिन्स कोई ऊर्जा या कैलोरी नहीं देते। वो हमारे शरीर रूपी इंजन के स्पार्क प्लग्स है जो खाने से ऊर्जा निकालते हैं। एकदम सही। दूसरी बात, इन स्पार्क प्लग्स के कमी होने पर बेरी-बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स और रतौंधी जैसी भयानक बीमारियां होती हैं। तीसरी बात, बिना जरूरत के सप्लीमेंट्स खाने से हाइपरविटामिनोसिस होता है जो हमारे अंगों में जहर भर सकता है। बिल्कुल। और आखिरी बात, एक रंग बिरंगा संतुलित भोजन ही हमारी असली और सबसे सुरक्षित दवा है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समेटा है, और इसीलिए हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ये प्रामाणिक और वैज्ञानिक जानकारी सिर्फ किताबों या हम जैसे लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये सबको पता होनी चाहिए। ज्ञान पहल जैसे जो भी प्रयास हो रहे हैं, उनका असली मकसद यही है कि हम इस सही ज्ञान को चर्चा का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार और दोस्तों को समझाएं कि विज्ञान कैसे काम करता है। बिल्कुल। क्योंकि जब अंधविश्वास टूटेगा और सही जानकारी फैलेगी, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे।